वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आ चुका है मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का नोटिफिकेशन और उसी के साथ शुरू हो जानी चाहिए आप सबकी तैयारी, क्योंकि इस बार लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाला है। जजमेंट राइटिंग की तैयारी कब करनी है, कैसे करनी है, लैंग्वेज पेपर की तैयारी कैसे करनी है, लीगल ट्रांसलेशन में कैसे आप बेयर एक्ट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं, डिग्लॉट एडिशन का उसे कैसे रीड करना है, इस बार सिलेबस में क्या चेंजेस हैं, उसका आपकी तैयारी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है प्री के। मेंस में थोड़े बदलाव आए हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्री और मेंस अलग अलग प्रिपेयर कर लेंगे तो देखिए पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है ये होना, क्योंकि जनरल जो एक होता है हमेशा वो ये होता है कि प्री का आपका रिज़ल्ट आता है, उसके 40-50 दिन में मेंस हो जाती है। और अगर आप सोचेंगे कि प्री बस क्लियर कर लें हम कैसे भी, मेंस तो हम बाद में कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए प्री और मेंस दोनों का सिलेबस जानना, उस हिसाब से तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि पिछली बार आपको बहुत टाइम मिल गया था, 4 महीने 5 महीने मिल गए थे प्री के बाद, क्योंकि कोरोना की वजह से ये टाइम मिला था। लेकिन इस साल क्या कंडीशन रहेगी हम नहीं जानते, तो इस भरोसे बैठना कि इस बार भी उतना ही टाइम मिलेगा, ये सही नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। टोटल है हमारे यहाँ 12 सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एमपी के बारे में एक बड़ी ख़ास बात ये है कि एमपी में हर सब्जेक्ट का स्पेसिफिक नंबर ऑफ वो दे रखा है कि कितने नंबर का आएगा क्वेश्चन, कितने नंबर के होंगे। ये हर जगह नहीं दिया जाता, इतनी क्लैरिटी से दिया हुआ है, तो आपको स्पेशली पता है कि आपको किन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करना है। पर एक और बात कि यहाँ पर ये सब दिया हुआ है, लेकिन मेंस में आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पॉर्टेंस में देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आते हैं, इक्वल नंबर ऑफ़ मार्क्स होते हैं उनके। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ना, साक्ष्य अधिनियम के 15 और यहाँ पर आप देख रहे हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम के 7। आप सोचें ये हम कम कर लेते हैं, ये अच्छे से कर लेते हैं। हाँ, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगाने हैं, उस तैयारी से, उस नज़रिए से तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप प्रॉपर्टी को कम टाइम दीजिए। लेकिन जब आप मेंस देने पर जाएंगे ना, तो आपको प्रॉपर्टी से भी सेम नंबर के सवाल आएंगे और एविडेंस से भी सेम नंबर के सवाल आएंगे। तो ये जो तैयारी है ना, ये सिर्फ इस नज़रिए से मत कीजिएगा कि यहाँ तो इसके कम नंबर है तो हम कम पढ़ेंगे, नहीं। क्योंकि मेंस में जब आप आएंगे तो सिर्फ 1 या 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट से उतना ही आता है। तो इसलिए इस बात को नज़रअंदाज ना करें। इस बार कंपटीशन ज़्यादा है, प्री और मेंस को साथ लेकर चलें, नोट साथ में बनाते चलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देख लीजिए, कॉन्स्टी से 10 मार्क्स का आता है, सीपीसी से 15। आप देख ही सकते हैं, पूरा आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले सब्जेक्ट्स हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, एविडेंस, आईपीसी और सीआरपीसी। ये हो गए आपकी लॉ के सब्जेक्ट्स 12। देखिए 2 लोकल एक्ट्स आते हैं एमपी में, एमपी अकोमोडेशन एक्ट जो कि यहाँ लिखा है, एमपी स्थान नियंत्रण अधिनियम और एमपी भू राजस्व संहिता यानी एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट। अब इसमें से जो ये अकोमोडेशन है ये बहुत छोटा एक्ट है, ये आपका आसानी से हो जाएगा। हाँ, लैंड रेवेन्यू लेंदी है, बट मैं आपको बता दूँ ये पहले और भी काफ़ी लेंदी हुआ करता था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद इसके लिए थोड़ा छोटा हो गया है। तो लैंड रेवेन्यू पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लोकल एक्ट्स को ये कम नंबर देख के, 5-5 नंबर देख के ना छोड़ें, क्योंकि अगेन जब आप मेंस पे आएंगे इनका भी इक्वल वेटेज होगा। और अगर आप आउटसाइड स्टेट के हैं तो ये संभव है कि जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचें, तो हुआ है कई उम्मीदवारों के साथ ये कि उनसे एमपी के एक्ट्स के ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि वो जानना चाहते हैं कि आप इस स्टेट में सर्व करेंगे नहीं करेंगे, आप इंटरेस्टेड हैं नहीं हैं, क्योंकि आप दूसरे स्टेट के होते हैं। तो कई बार ये होता है कि हो सकता है आपका अपने स्टेट में हुआ तो आप सर्विस छोड़ दें, तो कई बार आपसे एमपी के लोकल एक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसको प्री की दृष्टि से अगर आप ना भी करें तो आपको मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से करना होगा। और इस बार 1-1 नंबर का कंपटीशन है ये, क्यों है ये मैं आगे बताऊंगी आपको। इसके बाद सामान्य ज्ञान, 20 नंबर का सामान्य ज्ञान आएगा। ये इसमें क्या आता है तो देखिए, सामान्य ज्ञान में आपका एमपी जीके भी आएगा और एमपी के बारे में करंट जो भी हुआ है ऐसा उल्लेखनीय उस बारे में भी आएगा। ओवरऑल नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी आएंगे। अब आप सोचेंगे तो क्या पढ़ें,
तो देखिए जो पैटर्न हम देखते हैं एमपी का, तो सामान्य ज्ञान जो 20 नंबर का होता है उसमें से काफ़ी कुछ आपका सिर्फ एमपी से आता है, यानी एमपी का जीके, एमपी का करंट, तो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंस दी जाती है एमपी को। बाकी ऐसा होता है कि 4-5 नंबर का आपका स्टैटिक जीके हो जाता है और 4-5 नंबर का आपका करंट हो जाता है। तो जितनी इंपॉर्टेंस आप नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को देने वाले हैं, सेम इंपॉर्टेंस आपको एमपी जीके और एमपी के करंट को भी देनी ज़रूरी है। जी के साथ लेके चलें, इसको भी अंत के लिए ना छोड़ें। अब कंप्यूटर आता है 10 मार्क्स का। पहले कंप्यूटर में देखिए बहुत बेसिक चीज़ें आया करती थी जो आपको बन जाती थी, बट इस बार का जो एमपी का पेपर था उसमें कंप्यूटर थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी हमेशा के अपेक्षा। तो आप कोई सी भी एक छोटी सी किताब ले सकते हैं, ल्यूसेंट की कंप्यूटर की एक बहुत छोटी किताब आती है, उससे आप कंप्यूटर करके जा सकते हैं, सफिशिएंट रहेगी। इसके बाद आता है, अगर आप सामान्य ज्ञान में पूछें एमपी के लिए कौन सी है, तो देखिए अरिहंत की भी आती है जीके, नो योर स्टेट करके, और भी बहुत सारी एमपी जीके की किताबें आती हैं। उसमें आपको काफ़ी स्ट्रैटेजिकली पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। पुराने पेपर एनालाइज कीजिए, देखिए एमपी में भी किस टॉपिक से पूछा जाता है और सिर्फ मेजरली वही पढ़िए। फिर इसके बाद कंप्यूटर हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश देखिए बेसिक आती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, आपकी एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश आपको आती है, तो आपसे सवाल बन जाएंगे। अब रही बात ऐसे लोगों की जिनको इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश नहीं बनती है जिनसे, तो उन्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। कोई सी भी जनरल इंग्लिश ले लीजिए, वो आपका काम कर देगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग एमपी में नहीं होती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ एक चीज़ होती है मिनिमम क्वालिफ़िकेशन। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि वो कट ऑफ कितना जाना है। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन से मतलब है कि इतने तो लाने ही लाने हैं। तो अनरिजर्व्ड के और यहाँ पर लिखना रह गया अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी। तो अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी के लिए 60% मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स हैं, यानी 150 नंबर का पेपर होता है 150 मार्क्स का। 150 का आप 60% कर लीजिए। 60% जितना भी होता है उतने आपको लाने पड़ेंगे। SC ST के लिए ये है 55%, यानी 55%। इसके बाद कितने लोग सिलेक्ट होते हैं, तो जितनी वैकेंसी है उससे 10 गुना ज़्यादा। अगर 123 है सीट्स, तो आपके सिलेक्ट होंगे 1230, 1230 कैंडिडेट। एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगी, OMR शीट पर एग्जामिनेशन नहीं होगी। अब हम आते हैं थोड़ा मेंस के सिलेबस पर और देखते हैं इसमें क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 6 सब्जेक्ट आते हैं। ये 6 सब्जेक्ट कुछ नए हैं क्या? नहीं। एमपी में एक बात है कि जो उनका प्री का लॉ का सिलेबस होता है वही उनका मेंस का लॉ का सिलेबस होता है। कई जगह पर ये होता है कि प्री में कुछ सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, वो मेंस में ऐड हो जाते हैं, या प्री में होते हैं बट मेंस में नहीं होते हैं। पर एमपी में जो लॉ सब्जेक्ट्स आपको प्री में हैं वही लॉ सब्जेक्ट्स आपको मेंस में भी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोटल देखिए 12 सब्जेक्ट थे, उनको क्या करा है, 2 पेपर में डिवाइड कर दिया है। पेपर 1 इसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं, और पेपर 3 है जो हम आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में, उसमें 6 सब्जेक्ट आते हैं। टोटल जो प्री के 12 लॉ सब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 3 में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर 1 में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखिए 100 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल आपकी मेंस 400 मार्क्स की होती है। इसमें 4 पेपर आते हैं, हर पेपर 100 नंबर का होता है। पहले पेपर में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, सिविल प्रक्रिया यानी आपका CPC, फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन एक्ट। बदलाव क्या आया? बदलाव ये आया है कि पहले आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कुछ पोर्शन इन्होंने कट कर दिया था सिलेबस से, है ना। तो वो जो कट किया था इस बार नहीं किया है इन्होंने, कुछ नहीं लिखा है, पूरा एक्ट का नाम लिखा है, यानी इस बार पूरा एक्ट इंक्लूडेड है। देखिए कोई बहुत सब्सटेंशियल पोर्शन कटा भी नहीं था कि आपके सिर्फ 4-5 सेक्शन आ रहे हैं और पूरा एक्ट नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत कुछ सेक्शंस थे जो नहीं आ रहे थे पहले, अब वो आ रहे हैं, कुछ खास डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है इससे। इस बार तो उल्टा ये हुआ था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से जो पोर्शन सिलेबस में नहीं था उस पोर्शन से भी आ गया था, और मेरे ख्याल से इसी वजह से इन्होंने इस बार सिलेबस में कुछ काटा छाटा नहीं है, ताकि इनकी तरफ से कोई गलती ना हो जाए, ये कहीं उस पोर्शन से ना दे दे जो इनके सिलेबस में ही नहीं है। सेम गोज़ विद लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन में भी कुछ सेक्शंस नहीं थे, पर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा नहीं लिखा है, इसका मतलब इस बार लिमिटेशन एक्ट भी पूरा आ रहा है। तो ये हो गए आपके फर्स्ट पेपर के चेंजेस। अब हम आते हैं सेकंड पेपर पर,
सेकंड पेपर के चेंजेस की बात करते हैं। जो आप 2 ऐसे देख रहे हैं, सामाजिक यानी सोशल टॉपिक पे और विधिक यानी लीगल टॉपिक पे, ये आपको 20-20 मार्क्स के दिख रहे हैं। पहले ये 20-20 के नहीं हुआ करते थे, एक ऐसे 20 का हुआ करता था और एक 30 का हुआ करता था। तो भैया 10 नंबर कहाँ कर दिए इन्होंने, तो 10 नंबर इन्होंने ट्रांसलेशन में ऐड कर दिए। पहले जो ये हिंदी से इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो यहाँ 15 नंबर का आता था और इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन भी 15 नंबर का आता था। इन्होंने 5-5 नंबर दोनों में बढ़ा दिए, तो अब ये ट्रांसलेशन 20-20 नंबरों के हो गए। और ऐसे जो 20 और 30 के हुआ करते थे वो अब 20 और 20 के हैं। इसके बाद आया है प्रेसी राइटिंग में चेंज। पहले भी प्रेसी राइटिंग आती थी, संक्षिप्तीकरण लेखन पहले भी आता था, लेकिन पहले ये कोई तय बात नहीं थी कि सिर्फ विधिक ही आएगा, और ऐसा भी नहीं विधिक कभी आया नहीं है। लीगल, विधिक यानी लीगल कहेंगे हम। देखिए लीगल प्रेसी राइटिंग पहले भी आई है, बट कुछ ऐसा नहीं था कि लीगल ही आएगी। कभी लीगल आ जाती थी, कभी कोई सामान्य पैराग्राफ आ जाते थे जो आपको समराइज़ करने होते थे। कितने पार्ट में, 1/3 यानी जितना भी है, जितना भी लिखा है उसका आपको 1/3 पोर्शन में कन्वर्ट करना होता था। पर इस बार इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है विधिक, यानी अब ये मान के चलिए आप कि अब जो समराइजेशन आएगा वो लीगल समराइजेशन होगा। देखिए यहाँ डिटेल्स देख लीजिए। संक्षिप्तीकरण लेखन के लिए वाद पत्र यानी कि प्लेंट, वादोत्तर यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट, अथवा आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट, या फिर परिवाद पत्र यानी कि कंप्लेंट आदि की विषय वस्तु उपलब्ध कराई जा सकेगी और आवेदक से उससे 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण के लिए कहा जाएगा। यानी कि अब प्लेंट, रिटर्न स्टेटमेंट, चार्जशीट और कंप्लेंट, इस टाइप की चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसको आपको समराइज़ करने के लिए बोला जाएगा। तो इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करके जाएं। सिर्फ ये ना करें कि 1/3 करना है हम जाके कर देंगे, क्योंकि लीगल में वो बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है हर फैक्ट इंपॉर्टेंट है, क्या हटाएं क्या ना हटाएं, जो कि सामान्य पैराग्राफ में ईजी होता है करना। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करके जाएं। अब हम 3rd और 4th पेपर पे आते हैं। जैसा मैंने कहा था कि जो 6 सब्जेक्ट हैं वो फर्स्ट पेपर में हैं और बचे हुए 6 सब्जेक्ट आपके 3rd पेपर में हैं। अब इसमें ये देखेंगे अगर आप, तो अब बदलाव क्या हुआ है, तो बदलाव ये हुआ है कि पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है आपका, परक्राम में लिखित अधिनियम, इसमें चैप्टर 17 आता था बस। इस बार इन्होंने क्या करा है, 13 से 17 चैप्टर्स लिखे हैं। तो ये फ़र्क है इस बार पेपर 3rd में। पेपर 4th में कोई डिफरेंस नहीं है। विवाद्यकों का स्थिरीकरण यानी आप कह सकते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ 10 अंकों की, आरोपों की विरचना यानी चार्ज फ्रेम करना 10 नंबर का, जजमेंट राइटिंग सिविल की 40 नंबर की, जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की 40 नंबर की। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये हिंदी या अंग्रेज़ी दोनों भाषा में उत्तर लिखे जा सकते हैं। यानी ये नहीं कि एक हिंदी में लिख रहे हैं एक इंग्लिश में। इसका अर्थ ये है कि अगर आपने हिंदी चुनी है पूरा पेपर हिंदी में दीजिए, अगर आपने अंग्रेज़ी चुनी है, इंग्लिश चुनी है, तो पूरा पेपर इंग्लिश में दीजिए। यानी दोनों ही भाषाओं में जो पेपर देना चाहते हैं उनके पास दोनों ही माध्यम अवेलेबल हैं, वो जो चाहें चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग मेंस। यहाँ पे 3 गुना सिलेक्ट होते हैं। जैसे प्री में 10 गुना सिलेक्ट होते हैं, फिर उसके भी आगे और छटनी हो जाती है और वो 3 गुना सिलेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद मिनिमम इसमें भी हैं, 50% मिनिमम लाने होते हैं अनरिजर्व्ड और ओबीसी को। यानी 400 मार्क्स का पेपर है तो 200 मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर हैं फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी और 45% हैं फॉर एससी एंड एसटी। टोटल मार्क्स जैसे मैंने कहा 400 होते हैं। हर पेपर को करने के लिए 3 घंटा मिलता है। अब एग्ज़ाम कैसे होते हैं, 2 शिफ्ट्स में, यानी कि पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। फिर आपका दूसरे दिन भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 3 और पेपर 4। देखिए जितना एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूरी है उतना ही इन 2 दिनों की तैयारी भी ज़रूरी है। सोचिए आपको एक दिन में 6 घंटा लिखना है, इनके बीच में डिफरेंस 2 घंटे का मिलता है। उसमें तो आप बाहर निकलते हैं, थोड़ा बहुत आराम करेंगे और वापस से लाइनें लग जाएंगी थोड़ी ही देर में, बहुत ज़्यादा गैप नहीं मिलता है। तो आपको एक दिन में 6 घंटा लिखना है, 2 पेपर, यानी दूसरे दिन भी 6 घंटा लिखना है। तो बहुत ज़रूरी है। लोग उन 2 दिनों को इग्नोर कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से 50% तैयारी आपकी होती है जो आपने एग्ज़ाम के लिए की,
वो 50% होता है मेंस में वो 2 दिन आपका टेम्पर मैनेज करना, आपका स्ट्रेस मैनेज करना, एक पेपर ख़राब हुआ है उसका दूसरे पर इफेक्ट ना पड़ने देना, और यही सब चीज़ें आपको सिलेक्शन कराती हैं। इन सब बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और वीडियोस लाएंगे एमपी को लेके। अभी हम आगे चलते हैं कुछ और ज़रूरी बातों पर। देखिए इस बार लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है। इस बार लेवल ऑफ कंपटीशन ज़्यादा होगा क्योंकि पहला चेंज इन पैटर्न हुआ एमपी में। एमपी में पहले 8-8 नंबर के सवाल बनते थे मेंस में। इस बार क्या करा इन्होंने, एक सब्जेक्ट है उससे पहले होता था कि 2 सवाल बने 8 नंबर के 8 नंबर के, है ना। इस बार इन्होंने क्या करा, 3 बना दिए एक सब्जेक्ट से। एक तो 8 नंबर का ही है और दूसरा और तीसरा 4-4 नंबर का, यानी कि जहाँ आते थे 2 सवाल वहाँ आने लगे 3 सवाल। तो पहले क्या होता था कि लोग बड़े बड़े टॉपिक कर लेते थे। एमपी के बारे में ये बात फैल गई थी कि भाई ये तो रिपीट करते हैं। रिपीट होगा क्यों नहीं, जब 96 से लेके अभी तक आप 8-8 नंबर का एक सवाल बना रहे हैं तो आप बहुत छोटे टॉपिक नहीं दे सकते, और बड़े टॉपिक ऑब्वियसली आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप 96 से अगर पेपर बना रहे हैं तो आप अगर 96 से पेपर एनालाइज करें आप सब, तो देखेंगे रिपीटेशन है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इन्होंने अब नया तरीका निकाला कि 4-4 नंबरों के क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए, जिससे क्या होगा कि इनके पास ये स्कोप होगा कि ये लोग छोटे क्वेश्चंस भी दे सकें। तो अब वो ज़माना गया जब आप एमपी में छोटे छोटे सेक्शन छोड़ दिया करते थे, डेफिनेशन क्लॉज इतना याद नहीं रखा करते थे, या जो सेक्शन बहुत कम एरिया कवर करता है उसको लगता था अरे छोड़ो बड़े सेक्शन करते हैं। वो टाइम अब गया। एमपी के मेंस को एक पूरे नया अप्रोच चाहिए। अब आपकी पढ़ाई का नया अप्रोच होना चाहिए। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं, जिस वजह ये 4-4 नंबर के जो उन्होंने डिवीज़न किया उस वजह से नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत हो गए थे। बच्चों के लिए पहली बार था, नया था, किसी को कुछ नहीं पता था, सबको पेपर कंप्लीट करने में काफ़ी मुश्किल हुई। आपको कंटेंट पे ध्यान देना होगा। आप क्वेश्चंस इतने सारे हैं तो आप सब में तो भर भर के नहीं लिख सकते, तो आपको सब में आपको पता है 1-1.5 पेज से ज़्यादा कोई लिख नहीं पाया इस बार एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए थे। तो आपको ये भी समझना है, आपके माइंड को इतना तेज़ बनाना है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को समझें और कम से कम शब्दों में उसको कंप्लीट करें, कि कुछ इसेंशियल बातें भी ना छूटें और कुछ बेमतलब की बातें भी आप ना लिख कर आएँ। हम लोग मेंस के लिए भी पूरा एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अब नंबर ऑफ़ सीट्स पर आते हैं। प्री में भी नंबर ऑफ़ सीट्स में देखिए अब कितनी कम है। पिछली बार 256 सीटें थी, इस बार 123 सीटें हैं। और आप एक बात समझिए, इस बार अराउंड 3000 लोग थे जिन्होंने मेंस लिखा। मैं एक राउंड फिगर दे रही हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 3000 लोग थे जिन्होंने मेंस लिखा। इस बार लिखने वाले हैं 1230 लोग मेंस, जैसे 10 गुना की हम बात करते हैं। तो आप देखिए जो 3000 लोगों ने मेंस लिखी उसमें से 256 सिलेक्ट हो जाएंगे, है ना। बाकी जितने बचेंगे 2500 लोग वो वापस देंगे प्री। सिलेक्ट कितना होना है, 1230 को। तो आप एक बात समझ लीजिए, जितने लोग इस बार मेंस लिख चुके हैं उनमें से भी काफ़ी लोग रिजेक्ट होंगे, क्योंकि पिछली बार 3000 ने मेंस लिखी, इस बार 1230 को मेंस लिखनी है ना। तो पहला तो आधे से ज़्यादा लोग जिन्होंने मेंस लिख दिए वो लोग भी यहाँ पर कट जाएंगे, वो लोग भी निकल जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट अगर जो है कि हमने तो मेंस लिख दी है अभी तो हमारी तो प्री ऐसे ही निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इस बार बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, एक रीज़न ये। दूसरा वही सीटें कम हैं। अब इन 3000 के अलावा कंपटीशन में आ रहा है नया बैच। इसके अलावा वो लोग कंपटीशन में आ रहे हैं जिन्होंने मेंस लिखी नहीं थी, जिनकी प्री नहीं क्लियर हो पाई थी। ऑब्वियसली अब उनने ज़्यादा तैयारी कर ली होगी, तो वो लोग भी हैं जिनका प्री क्लियर नहीं हुआ था। नया बैच भी है आपके पास। इसके बाद वैकेंसी इस बार इतनी कम है कि जितने लोगों ने मेंस पिछली बार लिखी है उनमें से भी लोग फिल्टर होने वाले हैं। तो अब लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन देख लीजिए। इसलिए इस बार तैयारी भी तगड़ी होनी चाहिए। तैयारी इस बार सामान्य नहीं होगी, इस बार एक एक नंबर का कंपटीशन होने वाला है। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, सीधी बात है, इतनी कम वैकेंसीज़ हैं, कट ऑफ ज़्यादा जाना ही है। और पिछली बार तो काफ़ी लोग, वो सेकंड और थर्ड लिस्ट आई थी आपकी, क्वेश्चंस में फेरबदल हुआ था, काफ़ी लोग एक्स्ट्रा लोगों को भी मेंस देने मिली है, मतलब जितने 10 टाइम्स से ज़्यादा लोगों ने दिया है। इस बार नहीं होगा ऐसा कि आपको 10 टाइम्स से ज़्यादा लोगों को मेंस देने मिले। तो आप कट ऑफ मान के चलिए बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है
कि जो पिछली बार हुआ या उसके पिछली बार हुआ उससे भी ज़्यादा, क्योंकि इस बार सीट्स कम हैं। तो लग जाइए एमपी की तैयारी में। अब कुछ महत्वपूर्ण सवालों का जल्दी जल्दी हम जवाब दे देते हैं जो सबके जहन में होते हैं। पहला, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन द सिलेबस ऑफ मेंस। देखिए, चेंजेस जो आए हैं सिलेबस में, जो चेंजेस आए हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोर्स बढ़ा है, लिमिटेशन और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोर्स बढ़ा है, पर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि जो पहले नहीं था सिलेबस में वो कोई बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं था। 4-5 सेक्शन सिलेबस में नहीं थे जो अब इंक्लूड हो गए, तो इट विल नॉट क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्रिएट होगा ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन में आपके 10 नंबर बढ़ गए हैं, तो आपको इस बार ट्रांसलेशन में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। तो इम्पैक्ट क्या होगा? ट्रांसलेशन पे ज़्यादा मेहनत। दूसरा, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रीलिम्स एग्ज़ाम। तो देखिए, पिछली बार कोरोना के कारण एग्ज़ाम डेट बढ़ी। इस बार अगर सारी सिचुएशन ठीक होती हैं तो जेके जनवरी में फॉर्म भरा रहे हैं, मार्च स्टार्टिंग या फेब एंड, है ना, फेब एंड या मार्च के स्टार्टिंग में एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं तो। इसके बाद, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर ट्रांसलेशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इस पे हमारा एक पूरा वीडियो आया हुआ है जिसमें आपको एग्जैक्टली बताया है कि ट्रांसलेशन कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि कई बार ये होता है, आपको सब बोल देते हैं कि वो ले लीजिए जिसमें हिंदी, बेयरक ले लीजिए जिसमें हिंदी में भी लिखा हो, इंग्लिश में भी लिखा हो। तो भैया याद कैसे करें इतना? यहाँ पर इंग्लिश वाला बेयरक साइड याद नहीं हो रही, आप कह रहे हैं हिंदी वाली भी पूरी याद कर लो। क्या याद करें, क्या ना याद करें, इतने शब्द नए मिल जाते हैं। उसी की सल्यूशन कि वो कैसे करना है, हमने बनाया है एक वीडियो जिसमें पूरी आपकी टेक्निक डिस्कस हुई है। वो है पार्ट 1। उसके बाद हम लाए हैं पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हम 20-20 या 30-30 वर्ड्स ऑफ द डे लेते हैं, और उसमें हम मतलब कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपके प्रिपरेशन में सपोर्ट हो। सीरीज़ है पूरी ट्रांसलेशन की। तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में आप NPCJ में जाएंगे तो आप देखेंगे ट्रांसलेशन के 3 वीडियो हैं। सबसे पहले शुरुआत पहली वीडियो से कीजिएगा, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। फिर दूसरा, हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर एसे राइटिंग। इसके जवाब में हम एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तो इसका जवाब हम अभी नहीं देंगे, इसका जवाब देंगे अगले वीडियो में। फिर इसके बाद अगला सवाल है आपका, प्रिपरेशन का राइट टाइम क्या है जजमेंट राइटिंग की। देखिए, मैं ये कहूँगी कि जिन लोगों का अभी फर्स्ट और थर्ड पेपर तैयार नहीं है वो लोग पहले उसकी तैयारी कीजिए, है ना। जजमेंट राइटिंग आप जब आपकी प्री क्लियर हो जाएगी तब कर सकते हैं। जिसको तैयारी को कम टाइम हुआ है, मेरा कहने का मतलब ये है, जिसने बहुत कुछ ही महीनों पहले शुरू किया, ये समझ लीजिए। पर जिसको बहुत टाइम हो गया है प्रिपरेशन करते करते, 1 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है ना, इवन 7-8 महीने भी हो गए हैं प्रिपरेशन करते हुए, उसको जजमेंट राइटिंग की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। इसके हैं 2 रीज़न। पहला रीज़न तो ऑब्वियसली एक पूरा पेपर डेडिकेटेड है भाई, 100 नंबर का पेपर डेडिकेटेड है। दूसरा, ये पेपर 4th है। एक बात सुनिए आप, कि आपका दिमाग की भी एक लिमिट होती है ना। तो जब आप फर्स्ट दिन पेपर देते हैं तो थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं, आप में एनर्जी रहती है। पहला पेपर देते हैं, दूसरा पेपर तक भी चलिए एनर्जी आप कंटेन कर लेते हैं, आप थक जाते हैं पहले दिन, ठीक है। फिर आप दूसरे दिन जाते हैं, आप पहला पेपर देते हैं, जब तक आप 4th पेपर पर पहुंचते हैं आपका दिमाग मोस्टली बंद हो चुका होता है। और तब क्या होता है ना, आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपका अगर दिमाग उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है तो भी आपके हाथों को लिखने की आदत हो। जजमेंट राइटिंग में आपको इतना ज़्यादा आपके हाथ बंधे होने चाहिए, आपको हर चीज़ कहाँ आती है, कहाँ लिखना है, क्या फॉर्मेट है, आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए, ताकि वहाँ आप गलतियाँ ना करें। जजमेंट राइटिंग का पेपर लेंदी होता है, वहाँ गलतियों की गुंजाइश नहीं होती कि आपने चार्ज फ्रेम कर दी पूरे, फिर आप काट रहे हैं पूरा चार्ज फ्रेम करके, ये तो गलत लिख दिया मैंने, फिर आप पूरा लिख रहे हैं, उतना समय भी नहीं होता है ना। और दिमाग ऑलरेडी आपका कम चल रहा होता है, 4th पेपर होता है, तो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए भी हो जाती है। तो राइट टाइम मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक लेवल पर है तो हफ्ते में 2 दिन रख लीजिए, एक दिन सिविल जजमेंट लिखिए, एक दिन क्रिमिनल जजमेंट लिखिए। और अगर आपका ऐसा है कि अच्छी तैयारी है, पूरी तैयारी है, तो फिर आप बिल्कुल हफ्ते में 4 दिन रखिए जजमेंट के लिए। और अगर ऐसा है कि आप बिल्कुल तैयार नहीं है तो फिर मैं जजमेंट राइटिंग के लिए आपको कहूँगी ही नहीं कि फिर अभी मत करिए। कैसे करनी है जजमेंट राइटिंग, उसके लिए भी लाएंगे एक वीडियो। इसके बाद व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर द स्टूडेंट्स वेटिंग फॉर द प्रीवियस MPCJ मेंस रिजल्ट।
सबसे ज़्यादा विक्टिम यही लोग हैं अभी, क्योंकि जिन्होंने अभी जो लोग कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, जिन्होंने एमपी का, वो लोग बड़े ही ज़ोर शोर से तैयारी करेंगे इस वाली एग्ज़ाम की। अब जो लोग मेंस के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी है कि उनको प्री की तैयारी करनी है। पहला लॉस। दूसरा लॉस, अगर आप मेंस में जगह बना भी लेते हैं, मतलब जो इंटरव्यू की लिस्ट आएगी अभी कि जितने लोगों को इंटरव्यू देना है, उनमें आप जगह बना भी लेते हैं, तो भी जब तक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का रिज़ल्ट आएगा, 1 महीना इस पूरी प्रोसेस में लगेगा। अभी तो एमपी की रिज़ल्ट ही नहीं आया मेंस का, पहले मेंस का रिज़ल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर इंटरव्यू का रिज़ल्ट आएगा, और तब ये होगा कि बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरव्यू में भी छट जाएंगे। अब इन लोगों को 1 महीने बाद लगेगा अब हम तैयारी करें, हम तो ऑलरेडी पीछे हो गए हैं। इंटरव्यू से ना होना बड़े ही धक्के वाली बात होती है, ये मैं जानती हूँ कि भाई इंटरव्यू तक पहुँचे हैं आप और फिर आपको नहीं सिलेक्शन हो रहा है, तब आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब तो नोटिफिकेशन आए 1 महीना हो चुका है, हमारा 1 महीना तो वैसे ही निकल गया इंटरव्यू की तैयारी में। लॉ आपको देखिए इंटरव्यू में भी पढ़ना है, बट थोड़ा प्रिपरेशन का तरीका अलग हो जाता है इंटरव्यू के लिए और प्री के लिए। तो ये बड़ी ही मुश्किलों वाली बात हो गई है उन बच्चों के लिए जो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। देखिए उनके लिए कोई सल्यूशन नहीं है, अभी सल्यूशन बस ये है कि पढ़िए। चाहे आपको इंटरव्यू देना हो तो भी आपको लॉ तो पढ़ना है ना, कंटेंट पे तो काम करना है। जब रिज़ल्ट आएगा तब आप अपनी पर्सनालिटी पे काम कर लीजिएगा, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे काम कर लीजिएगा, बट लॉ पे जो काम है वो तो आपको अभी से कर लेना चाहिए। तो लॉ पे काम आपको इंटरव्यू में भी करना है, लॉ पे काम आपको प्री के लिए भी करना है, लॉ पे काम आपको मेंस के लिए भी करना है ना। तो लॉ पे काम तो आपको एनी डे करना ही है। तो अगर आपका इंटरव्यू में नाम भी आ जाता है, जब नाम आए आपका, तो आप तब अपनी पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे काम कीजिए, तब तक आप लॉ पे काम कर लीजिए, जब तक रिज़ल्ट नहीं आ रहा तब तक। बच्चे काफ़ी परेशान हैं इस चीज़ को लेके, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, हमें वेट करना होगा और पढ़ाई में मन लगाना भी मुश्किल है। लेकिन देखिए इस बार दौड़ जो है ना वो वही जीतेगा जो जितना जल्दी शुरू करेगा चीज़ें, क्योंकि इस बार कंपटीशन जैसे मैंने कहा हाई है, और जितने लोगों ने मेंस लिखी है ना, इसमें से भी बहुत से लोग होने वाले हैं जो इस बार की प्री भी क्लियर नहीं करेंगे। तो इसलिए बेटर ये है ना कि जितना जल्दी पढ़ेंगे आप ना, जितना जल्दी मन बनाएंगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आगे हम लाएंगे जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है उस पर वीडियो, ऐसे राइटिंग की तैयारी कैसे करनी है उस पर वीडियो, और प्री के लिए तो हम स्ट्रैटेजी लाएंगे ही लाएंगे ओवरऑल। ये तो हमने एक आपको ओवरव्यू दिया, और ज़्यादा अच्छे से प्री की स्ट्रैटेजी कैसे करनी है उसके लिए भी एक वीडियो आएगा। तब तक आप जाइए ट्रांसलेशन के वीडियोस देखिए हमारे, जो कि सीरीज़ हमारी निकली हुई है, काफ़ी हेल्पफुल होगी आपको। और बाकी अपडेट्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लॉस इफेक्ट।